दोस्तों, मैं डॉक्टर शोभाभाई पटेल, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, निमा गर्ल्स आर्ट्स कॉलेज गुजारिया, उत्तर गुजरात से इस मंच पर आपका स्वागत करता हूं और हर्ष का अनुभव करता हूं। दोस्तों, हमने प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद विषय का पहला पार्ट, जिसमें प्राचीन भारतीय परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम के तहत पाठ्यक्रम में समाविष्ट कला की साधना, कला की प्राचीनता, वात्स्यायन द्वारा सूचित संदर्भित वर्णित कलाएं और रईसों के जीवन का महत्वपूर्ण पार्ट, कलाओं का आश्रय और कलाओं का पोषण जैसे विषयों पर हमने पृष्ठभूमि रूप चर्चा की। आज मैं आपके सामने इसी बात को आगे दोहराते हुए दैनंदिनी जीवन में प्राचीन भारत का नागरिक किस प्रकार पेश आता था और छोटे बड़े जीवन के प्रसंगों को किस प्रकार जीता था, उसकी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्राचीन भारत के कलात्मक विनोदों की बात जो की है, उनमें ऐसे बहुत सारे जीवन के अंग हैं, दैनंदिनी जीवन के जो अंग हैं अथवा क्रियाकलाप हैं, उसमें किस प्रकार कौशल आजमाना चाहिए, इसकी ओर ध्यान देते हुए हमें इतिहास परक, शोध परक और एक विचार परक बात अपने ग्रंथ प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद में रखी है। उस किताब में हमने आगे भी कहा है कि तकरीबन 99 कलात्मक विनोद रहे हैं। उनमें अनेक ऐसे पहलुओं पर चर्चा है जो हमें आज की जीवन पद्धति में अप्लाई करना है। हम जानते हैं कि प्राचीन जीवन की पद्धतियां नहीं, वैचारिकता भी बहुत ही गुण प्रदान करने वाली थी। और आज जब वर्तमान जीवन, वर्तमान भारतीय जीवन, वर्तमान नागरिक का हर क्षेत्र का जीवन जब देखते हैं तो हमारे भविष्य पर अवश्य प्रश्न चिन्ह है और उन प्रश्न चिन्हों का समाधान एडवांस में यदि हम ढूंढे तो अच्छी बात है। इसी हेतु से छात्र, समाज एवं देश प्राचीन भारतीय जीवन परंपरा को अपनाए, उस हेतु से यह पाठ्यक्रम में ऐसे ऐसे विषयों को रखा है
हमने देखा कि आज जिंदगी दौड़ धूप से भरी है और हमने पाया कि वर्तमान मनुष्य के जीवन का प्रमुख लक्ष्य वित्त है, पैसा है और जीवन की दौड़ धूप में उसको सहज रूप से अपने शारीरिक और मानसिक रूप से जितना स्वस्थ होना है उतना नहीं हो पा रहा है और इसके समाधान के लिए हमें प्राचीन भारतीय के कलात्मक विनोदों को आजमाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मुख प्रक्षालन और दातुन दोनों जीवन की दैनंदिन क्रियाओं की बात की है। प्राचीन भारत में उस समय ईस्वीसन पूर्व 100 साल से लेकर ईस्वीसन के 100 साल तक की समयावधि बड़ी ही कहे कि संतुलित जीवन वाली थी और हर दैनंदिन क्रिया को बहुत अच्छी तरह से लोग करते थे। आज इसकी तुलना हम देखते हैं तो सर्वप्रथम मुख प्रक्षालन और दातुन की जो विधि थी वह देखते हैं। दोस्तों, आज केवल नगर जन नहीं पर ग्रामीण जन भी, गांव के लोग भी मुख प्रक्षालन और दातुन की क्रिया में, विधि में बाजारू और आधुनिक दातुन पेस्ट का उपयोग करते हैं और उसमें जो रसायन की उपयोगिता है अथवा फॉर्मूला है वह हमें हमारे तन को, शरीर के अंगों को अवश्य थोड़ा बहुत नुकसान करने वाली है। इस संदर्भ को लेकर कि वर्तमान समाज प्राचीन यह पद्धति या यह विधि, मुख प्रक्षालन विधि कैसे करते थे ये बताया है। दोस्तों, प्राचीन जमाने में पेड़ से तोड़ी हुई दातुन औषधियों और सुगंधित द्रव्यों से सुवासित थी और दातुन तैयार करने की प्रक्रिया भी लंबी थी। ऐसा कहा गया है कि तकरीबन 1 सप्ताह तक यह प्रक्रिया, दातुन तैयार करने की प्रक्रिया चलती थी। उसकी विधि की ओर देखें तो मित्रों, गौमूत्र में हर्रे का चूर्ण मिलाया जाता था तब और 1 सप्ताह तक उसे पकाया जाता था, पड़े रहने देते थे हम। और उन औषधियों में क्या क्या मिलाया जाता था तो इलायची, तेजपात, अंजन, मधु और मारिच से सुगंधित किए हुए पानी में उस दातुन को डुबोया जाता था। पेड़ से तोड़ी हुई दातुन को रखा जाता था। ऐसा मित्रों, बृहत संहिता में 77, 31 और 34 संहिता नंबर में इसका
उल्लेख है। दातुन और मुख प्रक्षालन की विधि सामान्य विधि नहीं है। इस प्रक्रिया को गंभीरता से लेना चाहिए, जो आज मैं और आप नहीं ले रहे हैं। परिणाम स्वरूप हम जानते हैं कि हमारे दंत स्वस्थ नहीं है, क्योंकि हमने बचपने से लेकर आज तक ऐसी प्राचीन विधि से दातुन, ऐसे प्राचीन दातुनों से हमने दांतों को साफ नहीं किया है। आज भी कई एकाध प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो शहर में रहते हैं, फिर भी मित्रों आज भी पेड़ से तोड़ी हुई दातुन करते हैं। हमारे ही प्राचार्य महोदय धर्मेंद्र सिंह ऐसे पेड़ से तोड़ी हुई दातुन का प्रयोग करते हैं, उपयोग में लेते हैं। हाँ, कहीं ऐसी स्थिति खड़ी हुई, बाहर जाना हुआ या कुछ अकस्मात हुआ, तो ऐसे दिनों में वे टूथब्रश, आधुनिक दंत मंजन का प्रयोग करते हैं, लेकिन हो सके वे आधुनिक दंत मंजन को टालते हैं, क्योंकि हर किसी को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने दातुनों को, हमें अपने दांतों को और अपने मुंह को सुविधे से रखना है। यह दातुन हकीकत में मित्रों स्वास्थ्य और मांगल्य का दाता है। सुबह में जब हम उठते हैं तो सबसे पहले यही प्रक्रिया हमारे दैनंदिन जीवन की यही प्रक्रिया रहती है, और जो दातुन स्वस्थता के साथ किया है, और दातुन हमारे तन मन को प्रफुल्लित करने वाला, स्वास्थ्य बनाने वाला, ऐसी औषधियों और सुगंधित द्रव्यों से भरा बना हो, तो हमारा पूरा दिन स्वास्थ्यपूर्ण बना रहता है। हमारा मुंह दुर्गंध से हटकर रहता है, और इसी वजह से हम स्वस्थ रहते हैं और हमारा मोरल बना रहता है। अंततः हमारा पूरा दिन मंगलमय होता है। तो मित्रों, दिन मंगलमय रहता है, और इस पद्धति से हम मुख प्रक्षालन और दातुन करते हैं, तो दिन नहीं, हमारा जीवन, पूरा जीवन मांगल्य से भरा हो सकता है। ऐसा करने के पीछे प्रयोजन यह रहा है कि भाई दातुन और मुख प्रक्षालन क्यों प्राचीन युग से चला आ रहा है, पर प्राचीन पद्धति से करने से लाभ क्या है। तो आप जाने कि एक तो इससे मुख का रंग निखार हो जाएगा, दूसरा मुख की कांति में बढ़ावा हो जाएगा, तीसरा सुगंधित हमारा मुंह बना रहेगा, चौथा वाणी में भी मित्रों यह सहायक रहेगा, और पांचवा कहें तो हम उस समय की, दिन भर की स्वस्थता बनाए रखेंगे। प्राचीन भारतीय पद्धति में तो यह भी सूचन है कि दातुन तिथि के मुताबिक अलग अलग पेड़ की होनी चाहिए या करनी चाहिए। अलग अलग पेड़
नीम का पेड़ है, बरगद का है, ऐसे ऐसे अनेक पेड़ों की जो दातुन बनती हैं, दातुन होती हैं, उनका प्रयोग किया जाए। सिर्फ स्वास्थ्य और स्वस्थता के लिए ही नहीं मित्रों, मांगल्य भी मुख प्रक्षालन और दातुन का मुख्य लक्ष्य रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस बात को लेकर हमें बड़ा प्राचीन ज्ञान की परंपरा को बढ़ाया है और हमें उपदेश दिया है, बोध दिया है। दातुन और मुख प्रक्षालन के बाद मित्रों दूसरा विधि या हमारे दैनंदिन जीवन की प्रक्रिया का दूसरा भाग या अंग अनुलेपन है। अनुलेपन भी कला का परिचायक है। अनुलेपन में भी साधना करनी होती है और अनुलेपन की जो साधना है उसे सिद्ध हस्त करना चाहिए। दातुन के बाद अनुलेपन विधि को स्थान मिला है। अनुलेपन में विविध प्रकार के द्रव्य होते हैं। कस्तूरी, अगुरु, केसर आदि के साथ दूध की मलाई के मिश्रण से अनुलेपन किया जाता है। ऐसा प्राचीन भारतीय जीवन में नागरिक जन अनुलेपन की प्रक्रिया करते थे और अनुलेपन रोज करते थे। आज अनुलेपन तो है, आज प्राचीन जमाने से भी बढ़कर अनुलेपन पर जोर दिया जाता है, लेकिन हम जाने कि आज के अनुलेपन के द्रव्य बहुत ही मुख को, अपनी स्किन को नुकसान करने वाले हैं। ऐसे द्रव्यों का प्रयोग आज होता है और हम जानते हैं कि बार बार ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करके आधुनिक समाज अथवा आधुनिक भारतीय नागरिक अपने जीवन में अपने शरीर को स्वस्थ बनाने की जगह अस्वस्थ बनाए रहता है। इस विधि का हेतु प्राचीन भारत की और दृष्टि डालकर देखें तो थोड़ा मेरी दृष्टि से अलग मालूम होता है, क्योंकि अनुलेपन विधि प्राचीन भारतीय नागरिक जो करता था या मनुष्य जो करता था उसके पीछे शारीरिक स्वास्थ्य था और आज इसके पीछे सिर्फ विलासिता है, अर्थात अच्छा प्रभावक दिखाने के लिए हम करते हैं, सुंदर दिखे हम, इसलिए आधुनिक द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। लेकिन मित्रों, प्राचीन जीवन शैली में अच्छा दिखावा तो है, लेकिन साथ साथ शरीर का, मुख का, तन का स्वास्थ्य भी बना रहे, यह प्रमुख था, इसे प्राधान्य दिया जाता था। इससे सुगंधी, शरीर को कोमल और स्निग्ध बनाने की विधि होती थी।
अट्ट कथाओं में पिल्ली नामक ग्राम के निवासी एक ब्राह्मण की कथा संकेतिक है, जिसका उल्लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी किया है कि एक धनी ब्राह्मण पिल्ली नामक गांव का एक धनी ब्राह्मण, जिसका पुत्र मानवक के शरीर के उबटन के लिए जौ चूर्ण का प्रयोग करते थे, इसका उल्लेख अट्ठ कथाओं में मिलता है। दोस्तों, तो शरीर के अनुलेपन में शरीर के उबटन के लिए तब जौ चूर्ण का प्रयोग होता था, पर मोटे तौर पर कई ऐसे ग्रंथों में भी सूचन मिलता है और आज भी इसका प्रयोग होता है, और वह है कि चंदन का अनुलेप अधिक पसंद किया जाता है, क्योंकि चंदन में शीतलता, कोमलता और बहुत सारे गुण भरे पड़े हैं। अनुलेपन का विधि जो है ना, उसमें भी मात्रा का प्रयोग, यही तो कला है। अनुलेपन को उचित मात्रा में लगाना भी दोस्तों एक सुकुमार कला कहा जाता है, और जय मंगला टीका में इसका खूब जिक्र हुआ है। जय मंगला टीका में तो कहा है कि अनुलेपन की मात्रा बढ़ जाती है तो भी समस्या खड़ी करती है, और कम रहती है तो भी उसके प्रभाव में बदलाव होता है। तो उचित मात्रा में लगाना, अनुलेप करना एक सुकुमार कला है। यह अनुलेपन विधि को हम विलासिता के साथ न देखें, तुलना न करें, इसे हम कलात्मकता के रूप में देखें, समझे, विचारे और उसका अनुकरण करें, जीवन में उसको आजमाए, तो अवश्य हमारे शरीर को कोमलता और स्निग्धता प्राप्त होगी, और पूरा दिन हमारा शरीर सुगंध से भरा बना रहेगा। और ऐसा होने पर हमारा मनोबल या मानसिक स्तर भी ऊंचा रहेगा, मन भी प्रफुल्लित रहेगा। और हम जानते हैं कि मन जब प्रफुल्लित रहता है तो उसका असर हमारे क्रियाकलाप पर भी पड़ता है। हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में अच्छाई और उसके आउटपुट में बढ़ोतरी अवश्य होती है। तो हमने मुख प्रक्षालन और दातून की बात देखी, उसके बाद हमने अनुलेपन देखा, और अनुलेपन के बाद की विधि को देखे, तो उसके बाद जीवन में, दैनंदिन जीवन में तीसरा स्थान केश संस्कार का है। केश संस्कार विधि कोई सामान्य चीज नहीं है, इसका भी असर
हमारे जीवन में बना रहता है। आज केश संस्कार होता है, लेकिन प्राचीन भारतीय केश संस्कार विधि और वर्तमान केश संस्कार विधि में क्या अंतर है, उसको समझना है और उसमें कितनी भलाई और कितनी बुराई है उसको आत्मसात करना है, और फिर किस को हम अपनाएंगे उस रिजल्ट की ओर जाने में हमें यह सहयोग देगी बात। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया है कि सुगंधी का जीवन के साथ अच्छा खासा नाता है। प्राचीन भारत का विलास नहीं था केश संस्कार, प्राचीन भारत के जीवन का मित्रों अंग था। हम जानते हैं कि देव मंदिर से लेकर सुहाग सेज तक केश संस्कार की महत्ता है। केशों का महत्व और उनकी परवाह हमारे जीवन का प्रमुख अंग है, क्योंकि केशों का स्वस्थ बना रहना हमारे जीवन की स्वस्थता का परिचायक है। केशों की परवाह में सुगंधित तेल की भी अनेक विधियां हैं। तेल सुगंधित बनाने की अनेक विधियां हैं। आज वर्तमान भारत केश संस्कार करता है और केशों में सुगंधित तेल का उपयोग भी वर्तमान भारत करता है, पर 80% लोग सुगंधी को ही प्राधान्य देते हैं और उसमें जो द्रव्य मिलते हैं वर्तमान भारत में वे केशों को नुकसान करने वाले हैं। और केश सिर पर है। सिर हमारे शारीरिक अंगों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसकी है। वहां हमारा दिमाग है, माइंड है, तो केस वहां जुड़े हुए हैं। तब जाकर देखें कि केशों का कितना महत्व, उसको कितनी महत्ता हमें देनी चाहिए, उसकी कितनी परवाह हमें करना चाहिए। यह भी सोचनीय विषय है। मित्रों, पुरुषों की अपेक्षा केश संस्कार में स्त्री महत्व ज्यादा देती है। माला पहनो, वस्त्र धारण करो, गहनों से अलंकृत करो, लेकिन अपने शरीर में कहे कि 16 श्रृंगार करो, लेकिन केशों में सफेदी है तो नहीं चलता। इसलिए देखो, हम अपना ही उदाहरण लें। मैंने भी केशों में केस को रंगीन किए हैं, लेकिन आधुनिक द्रव्यों का प्रयोग करके
मैंने केशों को रंगा है, सफेदी को मैंने ढक दिया है, लेकिन हमारी पद्धति, यह वर्तमान पद्धति केश संस्कार की नुकसान प्रदेय है। बृहत संहिता के 77वें संहिता में इसका जिक्र है कि लाख हम अच्छा दिखे, लेकिन हमारे केशों में यदि सफेदी है अथवा हमारे केश सुसज्जित नहीं है तो कुछ भी किया हुआ धरा का धरा दिखाई देगा। केशों को गुपित करना चाहिए और गुपित करने के अनेक नुस्खे हैं। गुप देना मतलब केशों को रंगना, उसके नुस्खे हैं। और केशों को गुपित करके कुछ देर तक उन्हें छोड़ दिया जाता है, फिर स्नान किया जाता है और तेल लगाया जाता है। दोस्तों, केशों को गुपित करने के बाद कितने समय तक उन्हें छोड़ना और फिर स्नान करके उन्हें धो देना, यह एक कला है। और वर्तमान भारतीय जीवन में हम क्या करते हैं, हम केशों को कहीं बाहर जाना है या कोई प्रसंग है, अच्छा अवसर है, तब जाकर हम उसमें तेल लगाते हैं, कपूर की गंध, कस्तूरी की सुवास, अगरे की खुशबू आदि आज नहीं है। हम आधुनिक द्रव्यों का प्रयोग करते हैं और इन द्रव्यों की जगह कपूर की, ओरिजिनल कपूर की गंध, कस्तूरी की सुवास और अगरू की खुशबू यदि केशों में गुपित करें, डालें, तो उसका मजा ही कुछ और है, बड़ा मजा है। ग्रीष्म काल में स्नान के समय केशों को महकाया जाता था। काल के मुताबिक उसका विधि था। कहने का मतलब है कि ग्रीष्म काल में स्नान के समय केशों को महकाया जाता था और जाड़े के दिनों में गुपित करके केशों में सुगंध लाई जाती थी। ये विधियां जो है उनमें तफावत है, फर्क है, क्योंकि ग्रीष्म काल में स्नान के समय ही केशों को महका दिया जाए तो हम जानते हैं कि पसीने से तरबतर हमारा तन हो जाए, सिर हो जाए, फिर केशों में लगाया गया वह तेल, वह सुवास काम नहीं करती। तो उस समय किस तरह से लगाया जाए और जाड़े के दिनों में दोस्तों किस तरह से लगाया जाए, यह बहुत ही सोचनीय और विचारणीय बाबत है। केश संस्कार को लेकर यदि हम पुराणों में देखें तो हम ऋतु संहार को अवश्य याद करेंगे। ऋतु संहार कालिदास की रचना, इसमें इसका संकेत है कि ग्रीष्म में स्नान कपाय वासित, वर्षा काल में पुष्पावतंस फूलों के गुच्छों से केशों को सजाया जाए।
वर्षा काल में यह स्नान करने के बाद सुगंधित द्रव्य डाला जाता था, और वर्षा काल में संकेत है आज भी हमें यही करना चाहिए। वर्षा काल में पुष्पावतंस अर्थात फूलों के गुस्से लगाकर ही चलाना चाहिए। इसी प्रकार ऋतु संहार में बताया गया है कि शरद ऋतु में मालती की मनोहर माला को धारण करना चाहिए। केशों में मालती की मनोहर माला धारण करें। कालिदास ने बताया है कि शिशिर और हेमंत में क्या करें, तो संकेत है कि काले अगरू का गुप लगाए, काले अगरू से गुपित किया जाए केशों को शिशिर और हेमंत की ऋतु में। और वसंत तो दोस्तों पुष्प सौरभ से भरा है, और पुष्प सौरभ से समृद्ध वसंत ऋतु में इसकी आवश्यकता ही नहीं, सिर्फ ऐसे ही पुष्प जो हमें सुगंधि दे ऐसे पुष्प लगाते हैं तो चलता है। वसंत ऋतु में क्योंकि माहौल ही सुगंधित है। प्राचीन भारत में एक बात है कि बौद्ध और जैन साधुओं के अलावा सभी नागरिक जन, खासकर राजपुरुष, वधुएं और श्रृंगारी पुरुष केश संस्कार को प्राधान्य देता था। फिर से बौद्ध एवं जैन साधु लोग, क्योंकि हम जानते हैं वे सांसारिकता से अलग हैं थोड़े, और उन्हें बौद्ध और जैन धर्म को केश जीवन में बाधा रूप मानते हैं, इसीलिए केशों की ओर ध्यान नहीं देते। केशों को सजाना संवारना वहां महत्व नहीं रखता था, लेकिन खास तौर पर राजपुरुष, पुरुषों में जो राजपुरुष प्राचीन युग में जो थे, राजपुरुष में कि वे राज काज से लगे पुरुष, राजा से लेकर महंत तक, और अन्य भी जिन्हें बाहर आना जाना होता है, राज का शासन करना होता है, वैसे लोग अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए केश संस्कार करते थे। दूसरा वधुएं, यह स्त्रियां तो केश संस्कार को माने ही माने। और तीसरा है जो पुरुष जिनकी इंद्रिया अथवा जिनका जीवन अथवा कहे कि जिनकी प्रकृति श्रृंगारी है, जो रोमांटिक है, ऐसे पुरुष, रोमांटिक पुरुष केश संस्कार को प्राधान्य देते हैं। और इन लोगों के अलावा सामान्य जन केश संस्कार में इतना समय भी नहीं लगाते, अथवा जीवन में केश संस्कार विधि को प्राधान्य भी नहीं देते। आज यह वर्तमान भारत में केश संस्कार बढ़ चढ़ कर है तो सही, लेकिन उस विधि से नहीं जो प्राचीन भारतीय समाज में थी। मैं कहूं आज कल
जो दाढ़ी रखने के विविध रूप जो है वे ज्यादा दिखाई देते हैं। आज 2025 में वर्तमान युग में पुरुष युवा से लेकर बड़ा वृद्ध तक जो दाढ़ी रखने के विविध रूपों को अपनाता है, मेरा तो मानना है कि ये भी एक चक्र है। देखो, समाज संस्कृति की ओर जो चक्र घूमता फिरता है, उस घूमते फिरते चक्र में अवश्य समाज आज सारी चीजों में, जीवन के सारे मामलों में प्राचीनता को अपनाने जा रहा है। जहां देखो वहां आज पुरुषों ने दाढ़ी रखना एक शौक माना है। युवा आज बिना दाढ़ी के युवक की ओर कोई ताकता नहीं। यह आकर्षण का कहें तो एक माध्यम हो गया है कि भाई युवा है या बड़ा है, दाढ़ी नहीं तो आकर्षण नहीं। अच्छी बात है, गलत नहीं है। पर प्राचीन युग में हम नाट्य शास्त्र में देखें तो नाट्य शास्त्र में भी 4 प्रकार की दाढ़ी को स्थान मिला है। 4 प्रकार की नाट्य शास्त्र में दाढ़ी, क्योंकि जब नाट्य खेला जाता है, अभिनय किया जाता है, तो चरित्र को दिखलाने के लिए, व्यक्तित्व के प्रदर्शन के लिए जो कहा जाए कि हमें अपना बाह्य रूप बनाना है, उसमें दाढ़ी महत्वपूर्ण अंग है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को बाहर प्रदर्शित करता है। तो नाट्य शास्त्र में 4 प्रकार की जो दाढ़ी रखने की बात बताई है, उसमें पहला है शुक्ल शुभ्र क्लीन शेव्ड। क्लीन शेव्ड अर्थात मंत्रियों और पुरोहितों की जो दाढ़ी जिस प्रकार की थी ना, वह क्लीन शेव्ड, शुभ्र शुक्ल रहती थी। आज भी रहनी चाहिए। मंत्रियों और पुरोहितों को आज इस प्रकार की, क्योंकि समाज की, भारतीय समाज की, खास तौर से कहूं तो भारतीय समाज की यह अपेक्षा है। और कुमारों की शाम, भारत भर के जितने कुमार हैं ना, उनकी शाम दाढ़ी, ये प्राचीन युग में, प्राचीन भारतीय समाज की बात है कि कुमार शाम ही दाढ़ी रखे। और आप देखें ना, हम पीछे इतिहास की ओर पीछे मुड़कर देखें और ऐतिहासिक चरित्रों को देखें तो हम पाएंगे कि अनेक राजा जिनकी दाढ़ी विचित्र श्रृंगारी रखते, राजा जो है ना, उसकी एक खास पहचान है, अथवा विशिष्ट व्यक्ति जो है, जिसका नेतृत्व है, उसकी खास पहचान है दाढ़ी। तो राजा प्रजा से कुछ हटकर होना चाहिए, है ना। राजा की दाढ़ी प्रजा की दाढ़ी से हटकर होनी चाहिए। हम देखते हैं कि भाई छत्रपति शिवाजी को ले, कई इतिहास पुरुष हो गए, उनको ले, तो आज चित्र बनाना है तो दाढ़ी के प्रकार को, दाढ़ी के सेफ को लेकर ही हम कहें कि भाई शिवाजी है। तो शिवाजी का अभिनय भी दाढ़ी की वजह से स्पष्ट होता है।
तो इस प्रकार से बड़ी राजा और श्रृंगारी लोग विचित्र प्रकार की श्रृंगारी पुरुष भी हो गए। उनकी अपनी अलग पहचान का मुख्य अंग दाढ़ी माना जाता है। और चौथा प्रकार है रोमस, जो रोमस में बताया है नाट्य शास्त्र में कि अपने आप होगी। रोमस मीन्स असंस्कृत दाढ़ी। समाज में कई संत, महात्मा, वैज्ञानिक, बड़े चिंतक, बड़े साहित्यकार, बड़े कलाकार, वे बस सहज रहे, जीवन सहज जीते हैं। तो अपने आप जैसी होगी वैसी असंस्कृत दाढ़ी, मतलब इसे रोमस कहा जाता है। रोमस दाढ़ी रखते हैं। तो यह दाढ़ी भी केश संस्कार का प्रमुख अंग माना जाता है। भारतीय जीवन परंपरा में, भारतीय दैनंदिन जीवन में इसका भी महत्वपूर्ण स्थान है, केश संस्कार का। मित्रों, केश संस्कार के बाद छोटी बातें हैं पर बड़ी बातें हैं। ऐसी दो बातें हैं, एक है अधर की रंगाई और दूसरी नाखून की रंगाई। हाँ, अधर और नाखून की रंगाई भी एक कला है, मात्र कोरी विलासिता नहीं है। हम यहां चर्चा कर रहे हैं कि हमारे दैनंदिनी जीवन की ये सारी प्रक्रिया, पद्धतियां, वह अनुलेपन हो, दातुन हो, मुख प्रक्षालन हो, या केश संस्कार हो, या फिर अधर और नाखून की रंगाई हो, सब में कला होनी चाहिए, कौशल से काम लेना चाहिए। अधरों को प्राचीन जमाने में अलग तक मीन्स लाख से बना हुआ लाल रंग का महावर, उससे रंगा जाता था। होठों को, अधर मीन्स होठ, लिपस्टिक कहते हैं आज की, लाली लिपस्टिक। आज की लिपस्टिक वर्तमान द्रव्यों से बनी है, और हम आज की लिपस्टिक तो जिस पर हम मैचिंग का प्रयोग करते हैं, जैसे कपड़े हैं, जैसा प्रसंग है, जैसे वस्त्र धारण किए, उसके अनुरूप रंग, कलर का यह लेप, महावर लगाते हैं अधरों पर, होठों पर। पर प्राचीन जमाने में लाख से बना हुआ लाल रंग का महावर ही मोटे तौर पर प्रयोग में लाया जाता था। आधुनिक काल में लिपस्टिक, उन्हें चिक्कन करने के लिए उन पर मोम रगड़ा जाता था। तो चिकना बनाने के लिए कि भाई होठों पर बनी रहे, होठों पर लगी रहे, ज्यादा समय तक लगी रहे, उसके लिए अर्थात कहे कि चिक्कन करने के लिए उन पर मोम रगड़ा जाता था। और आज न जाने कौन से द्रव्यों का प्रयोग होता है, लेकिन ये सिर्फ विलासिता, आज का लिपस्टिक मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं है, विलासिता से ग्रस्त है। और
प्राचीन भारत का यह लिपस्टिक अर्थात अधरों की रंगाई कलात्मक थी और कलात्मक विनोद से भरी थी। दोस्तों, वैसे ही अधरों की रंगाई की तरह ही नाखूनों को भी रंगना एक कला है। नखों को काटना भी एक कला है। वर्तमान युग में किशोर युवा वर्ग ही नखों को विविध आकार में काटते हैं। कोई त्रिकोण आकार में काटता है, कोई चंद्राकार करता है नखों को, दंतुल तथा अनेक प्रकार के आकार आज भी दिया जाता है, तब भी दिया जाता था। आकार देना तो वैसे कोई फर्क नहीं, पर नखों को जो रंग दिया जाता था उसमें भी वर्तमान द्रव्यों में और प्राचीन द्रव्यों में फर्क था। वे जीवन की मतलब शरीर के अनुकूल, शरीर के तन के स्वास्थ्य के अनुकूल अधरों की और नाखूनों की रंगाई होती थी। यह हम अवश्य जाने। यह बात हमने देखी और जो हमारे दैनंदिन जीवन की जो प्रक्रिया है, जीवन के जो सोपान हैं अथवा जीवन की जो क्रियाएं हैं, वे क्रियाएं कलात्मक बने, कौशल भरी बने और खास तौर से आधुनिक जीवन पद्धति से नहीं, लेकिन प्राचीन भारतीय जीवन की पद्धति से बनाए रखे। तो अवश्य दोस्तों हम जाने कि हमारा मतलब अपना व्यक्तित्व, अपना तन और मन, अपना स्वास्थ्य बना रहेगा। प्राचीन भारत, फिर से हम दोहराते हैं कि प्राचीन भारतीय जीवन का प्रमुख लक्ष्य ही स्वास्थ्य था। और आज ये सारे कार्य, सारी विधियां होती है, पर उनका लक्ष्य केंद्र स्वास्थ्य नहीं है। लक्ष्य केंद्र विलासिता है। इसलिए हमें यह विचार, यह बोध देते हैं, इसका आशय है, हेतु है, उद्देश्य है कि हम प्राचीन भारतीय जीवन पद्धतियों को कलात्मक रूप से देखें, कलात्मक रूप से सोचें और कलात्मक रूप से जीवन में उनका अमलीकरण करें, न कि वर्तमान भारतीय जीवन पद्धति में हम चले। क्योंकि गुजराती में भी कहावत है, गुजराती में कहा जाता है कि जीते हैं तो जहान है, जीवन छे तो स्वर्ग छे। कहा है, कहावत है कि पहलू सुखते जाते नड़े। आप पहलू सुख जाते नड़े मतलब कि स्वास्थ्य ही सर्वप्रथम सुख है। स्वास्थ्य नहीं है तो जीवन जीवन नहीं। मित्रों, प्राचीन भारत के
कलात्मक विनोदों का यह व्याख्यान, दूसरा भाग उसका यहाँ हम समाप्त करते हैं। नजदीक में ही हम इसका तीसरा भाग प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद का जो है उन पर चर्चा करेंगे। अनेक विनोद हैं, ऐसे कलात्मक विनोद हैं, उनको लेकर आएंगे, यह अवश्य बात है। तब तक के लिए धन्यवाद।